हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छा होंगे और अच्छा से अपना पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोग एमसीक्यू सीरीज लगातार आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं और उसी क्रम में आज जो है नेक्स्ट कड़ी आपके पास हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, खूब मन लगाकर पूरा वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बीच बीच में करते रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, कहता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, 25 सितंबर 2014, 28 अगस्त 2019, 25 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014। क्या होगा दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमको बताइए क्या होगा इसका आंसर जो होगा। याद रखिएगा 25 सितंबर 2014। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को आप दिमाग में रखिएगा जो अभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो कौन कौन सी योजना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया तो हो ही गया 25 सितंबर 2014। याद रखिएगा जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना ये भी काफी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे दूसरा एक इंपॉर्टेंट आजकल पूछे जाते हैं बिहार के एग्जामों में, अन्य एग्जामों में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि बेटी को बचाओ भी और बेटी को पढ़ाओ भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखना। ये योजना कब सर आपका शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। ठीक है, और याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तो याद रखिएगा गांधी जी के जयंती पर शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसको भी आप याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट कुछ योजनाएं हैं और रेगुलर हम लोग टेस्ट सीरीज में एक दो योजनाओं को हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला कहता है कि अलकनंदा प्लस भागीरथी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग, यह है देवप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग। बताइए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दरोगा में आ भी चुका है, याद रखिएगा, और बीपीएससी ने भी इसको पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन सा प्रयाग होगा? देवप्रयाग। दोस्तों, कुछ आपको कॉन्सेप्ट हम देने का काम कर रहे हैं और प्लीज इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहां से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, यहां पर है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। फिर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब हिमनद, याद रखिएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, याद रखिएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, फिर है इधर से आपका संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, आगे जो है याद रखिएगा माना ग्लेशियर। ठीक है, त्रिशूल ग्लेशियर और लास्ट है यहां पर एक है पिंडार ग्लेशियर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी है, गंगा का ही रूप है ये, भागीरथी। याद रखिएगा भागीरथी। चौराबाड़ी से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। असंतोपद से निकलेगी अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा याद रखिएगा। और माना ग्लेशियर से कौन नदी निकलेगी? याद रखिएगा धौली गंगा। कौन सी गंगा? तो धौली गंगा, धौली गंगा। और ये त्रिशूल से यानी त्रिशूल हिमनद से नंदाकिनी नदी निकलेगी, नंदाकिनी। ठीक है, और याद रखिएगा पिंडार से निकलेंगी पिंडार गंगा। ठीक है, अब ये जहां जहां मिलेंगी वहां वहां प्रयाग का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा ये अभी हम इसको साइलेंट कर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा अलकनंदा ये हो गया सतोपन से। तो याद रखिएगा अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा अगर जिस स्थान पर मिलते हैं यहां पर क्या बनेगा? यहां पे बनेगा विष्णु प्रयाग। याद रखिएगा विष्णु प्रयाग। हम यहां पर लिख भी देते हैं, याद रखिएगा अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएंगे? तो विष्णु प्रयाग बनाएंगे। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी जो त्रिशूल हिमनद से निकलती है और अलकनंदा से मिलेंगी
तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनेगा, तो यहाँ पर पड़ेगा नंद प्रयाग बनेगा। इसको भी हम लिख देते हैं आपको अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनेगा दोस्त, तो याद रखिएगा नंद प्रयाग। काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे ये तो सभी अलकनंदा ही है, तो अगर पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलेगा तो क्या बनेगा बॉस, कर्ण प्रयाग। क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग। इसको याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि अलकनंदा, अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा जिस स्थान पर मिलेंगे, पिंडार गंगा जिस स्थान पर मिलेंगे यहाँ पर बनेगा कर्ण प्रयाग। यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग। एकदम दिमाग में रखना है ये सब, ठीक है। अब देखिए यहां से एक और याद रखिएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलेंगे वहां पर बनेगा रुद्र प्रयाग। याद रखिएगा अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, याद रखिएगा कौन सा प्रयाग, तो याद रखिएगा रुद्र प्रयाग। काफी इंपॉर्टेंट है। और जब ये जो है आपको पता है कि जब ये अलकनंदा और ये जो भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलेगा, यानी कि ये आपका अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलेगा वो जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग। और यहीं से जब भागीरथी आगे निकलती है देवप्रयाग से तो गंगा नदी कहलाती है। तो याद रखिएगा ये सभी, बोलिए मेरे साथ, अलकनंदा और धौलीगंगा कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग। और यहीं से जब आगे निकलती है भागीरथी तो गंगा नाम से जानी जाती है। एकदम दिमाग में रखना है मेरे भाई, भूलना नहीं है। आगे जो है कहता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है। ये लॉरेंज वक्र है। ये कौन सा वक्र है, लॉरेंज वक्र। दूसरा है गिनी गुणांक, तीसरा है फिलिपबर्ग वक्र, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताओ, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को कौन दर्शाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे परीक्षाओं में आ जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा फिलिप वक्र। दोस्तों आपको पता है जब मुद्रास्फीति क्या होती है, थोड़ा सा समझते हैं फिर फिलिप वक्र के बारे में आएंगे। देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है ना, कि मार्केट में क्या होता है कि पैसा का फ्लो यानी कि लिक्विडिटी क्या हो जाती है, यानी कि जो है मुद्रा का तरलता बढ़ जाती है, यानी पैसा मार्केट में पानी की तरफ फैल जाता है। तो जाहिर सी बात है पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, तो पैसा ज्यादा आ गया तो महंगाई क्या होगी सर, बढ़ेगी ही। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। और वस्तु की वैल्यू क्या हो जाती है, वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होता क्या है, ये जो फिलिप वक्र है ये क्या कहने का प्रयास करते हैं, तो अगर उनका ये फिलिप वक्र जो थे, ये फिलिप वक्र में ये बताने का प्रयास किया गया है दोस्तों कि आपको एक चीज हम बता रहे हैं ये फिलिप वक्र के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आपको वक्र बना रहे, ये चीज को याद रखिएगा। इधर में हम लोग ने मुद्रास्फीति कर दिया, इन्फ्लेशन, याद रखिएगा। और नीचे में क्या है, बेरोजगारी, ठीक है। चूंकि फिलिप वक्र जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो क्या होता है, ये फिलिप वक्र में ये दर्शाया जाता है कि मान लीजिए कि अगर मुद्रास्फीति को कम करोगे, मुद्रास्फीति को कम करोगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मुद्रास्फीति को कम करोगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। और अगर देखो मुद्रास्फीति को क्या करोगे, कम करोगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मुद्रास्फीति को बढ़ाओगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि मुद्रास्फीति को घटाओगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मुद्रास्फीति को बढ़ने दोगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेरोजगारी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही आपको फिलिप वक्र में दर्शाया गया है। तो इसको इनमें कहना ये चाह रहे थे दोस्तों कि अगर मार्केट में पैसा का ज्यादा अगर फ्लो रहेगा, तो मार्केट में पैसा का फ्लो ज्यादा रहेगा
तो पैसा मार्केट में ज्यादा रहेगा तो बहुत सारे काम होते रहेंगे, इंडस्ट्रीज को भी मत, चूंकि क्या होगा कि मांग ज्यादा होगा, मांग ज्यादा, चूंकि पैसा ज्यादा रहता है तो मांग ज्यादा होगा, मांग ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होने के लिए प्रयास किया जाएगा, और सप्लाई ज्यादा होने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा तो रोजगार भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है फिलिप बर्ग कि यदि मुद्रास्फीति अगर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और मुद्रा अगर मार्केट में पैसा रोक दोगे तो निर्माण कार्य की डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगा तो उत्पादन भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, और ये सब भी हम लोग को पढ़ना होगा, हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। रज पर्व, नुआखाई, ये धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, गोवा, केरल, तेलंगाना। क्या होगा जल्दी बताइए, याद रखिएगा, ये होगा उड़ीसा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा में उत्सव को लेकर एक प्रश्न आने का पूरा संभावना होता है मेरे भाई, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, आपको कुछ सिग्मो जो महोत्सव है कुछ आप याद कर लीजिएगा। सिग्मो महोत्सव जो है मेरे भाई, सिग्मो महोत्सव जो है ये गोवा में मनाया जाता है। कहां पर? ये गोवा में। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, वहां पर ये क्वेश्चन आया कि सिग्मो महोत्सव कहां मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार, ये भी ईएसआई दरोगा में पूछ चुका है कि थाईपुसम त्योहार कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? पोंगल, तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ओणम त्योहार कहां मनाया जाता है? ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू जो है ये कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ये सब परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं और काफी इंपोर्टेंटली आपको याद रखना है। सिग्मो महोत्सव गोवा, थाईपुसम केरल, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। और याद रखिए केरल में एक मंदिर है सबरीमाला का मंदिर। ठीक है, केरल में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला का मंदिर। और सबरीमाला का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो अयप्पा भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा, ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। कहता है हाल ही में स्काई ट्रैक्स है, ये हाल ही में जो है स्काई ट्रैक्स, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए सर, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां पर है सर? तो नई दिल्ली में है। तो ये करंट का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात, हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? क्या होगा? वासुदेव जोश मोही, ज्ञान चतुर्वेदी, शिवशंकरी, बद्री नारायण। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा शिवशंकरी को दिया गया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो आप देखते हो, कोई भी दरोगा है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम है, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम है, आप खुद सारे बहुत सारे एग्जाम आप देते रहते होंगे, तो करंट अफेयर्स का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है और उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपके लिए डिसाइडर साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्या है कि ये जो दिया गया सरस्वती सम्मान, तो याद रखना मेरे भाई कि जो सरस्वती सम्मान है ना बॉस, जो सरस्वती सम्मान है, इसकी जो शुरुआत हुई कब हुई? 1991 में। और सरस्वती सम्मान देते कौन है? तो याद रखिएगा, ये देता है केके बिरला फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन देता है सर? केके बिरला फाउंडेशन जो है ये सरस्वती सम्मान देते हैं, और इस बार 2022 का मिला शिवशंकरी साहब को। और याद रखिएगा सर, अगर कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि पहला जो है, पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? पहला जो है सरस्वती सम्मान जो शुरुआत हुआ 1991 में, और इसको किसको दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, तो इनको दिया गया हरिवंश राय बच्चन। काफी मतलब पॉपुलर व्यक्ति रहे हरिवंश राय बच्चन,
याद रखिएगा, अच्छे लेखक रहे और अच्छी अच्छी रचनाओं को इन्होंने, मधुशाला ये सब लिखे हुए हैं, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। अच्छा, इसमें जो ज्ञान चतुर्वेदी को भी एक सम्मान दिया गया इस बार 2022 का, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको दिया गया सर? तो व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी साहब को, इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में, साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में किसको दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ज्ञानपीठ को भी मिल चुका है, तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है याद रखिएगा, ये 2022 भी मिल चुका है दामोदर माउजे को। किसको? तो याद रखिएगा बॉस, दामोदर माउजे को मिल चुका है, ये सबको याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी 1965 में शुरू किया गया था और व्यास सम्मान को भी 1991 में शुरू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ये सब साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर पता है ईएसआई का पेपर हुआ था, तो ईएसआई के पेपर में पूछा था कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या मारोगे आप मारना साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सभी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। चलिए आगे जो है हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के किस गवर्नर ने गिरनार गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बीपीएससी के 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है सर कि चंद्रगुप्त मौर्य के किस गवर्नर ने गिरनार गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुविशाख, तुषाफ, ये पुष्य गुप्त है, पुष्य गुप्त चक्रपाली। क्या होगा आंसर? नाम फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए सर, इसका जो आंसर होगा पुष्य गुप्त होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट झील है सुदर्शन झील। देखिए सर, सुदर्शन जो झील है, आप समझो इसको कि जो सुदर्शन झील है, इससे जो है तीन वंश और 4 राजा, 4 शासक संबंधित है। अब सोच सकते हो कि एक झील से 3 वंश और 4 शासक संबंधित है, तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट वह झील हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बारीकी से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको हम एक बात बताते हैं। सुदर्शन झील, अगर पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण, तो सुदर्शन झील जो गुजरात के गिरनार सौराष्ट्र में है, इसका निर्माण किसने कराया? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, याद रखिएगा बॉस, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ठीक है सर, वैश्य ने करवाया था, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि अशोक के गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, अशोक के गवर्नर तुषाफ ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। मतलब कि टूट फूट गया होगा तो फिर से क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था। तो देखिए सर, यहां पर आपका हमने क्या बोला था कि सुदर्शन झील से 3 वंश और 4 शासक संबंधित है, तो आपको क्या हो गया? 3 वंश और 4 शासक। तो मौर्य वंश से कौन से 2 शासक हो गए? तो मौर्य वंश से हो गए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अब देखिए गुप्त वंश के शासक रहे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के गवर्नर, ध्यान दीजिएगा सर, स्कंदगुप्त के गवर्नर याद रखिएगा चक्रपालिक। कौन सा पालिक? चक्रपालिक ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। फिर टूट फूट गया होगा तो पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा, पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी तक 3 शासक दिखाई दे दिए और 2 वंश दिखाई दे दिए। याद रखिएगा सुविशाख, याद रखिएगा एक थे रुद्रदामन जो शक शासक थे, शक वंश से रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख
सुविशाख ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था मेरे भाई, इसको भी याद रखिएगा। तो हो गया ना सर, हो गया ना, 4 शासक 3 वंश, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जितने भी गवर्नर है आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत सर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यूनानी है, ये चुनानी लिखा गया है, यूनानी होगा, यूनानी शक है, ये शक, शक कुषाण, ठीक है, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। इसे बताना है कि प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले से अंत तक जाना है, यानी सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया? तो पहला क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनानी, शक और कुषाण। याद रखिएगा भारत पर आक्रमण करने वाले इस क्वेश्चन के अनुसार पहले कौन हो गए? यूनानी, फिर हो जाएंगे शक, फिर हो जाएंगे पहलव और फिर हो जाएंगे कुषाण। याद रखिएगा सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके रखना है, ठीक है। यूनानी में आपका सिकंदर, ये सब हो जाएंगे। अच्छा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। तो ये सब को भी आप याद करके रखिएगा, परीक्षाओं में काम करेगा। तो आक्रमणकारियों का, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर जो आक्रमण करने के संबंध में यूनानी, शक, पहलव और कुषाण को याद रखिएगा, काफी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, वीवीआई के क्वेश्चन में रखिएगा इसको। चलिए आगे आते हैं। कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में, गीतों का संकलन है ये, कश्मीर का इतिहास है और कृष्णदेव राय के शासन से संबंधित है। इसमें क्या आंसर होगा? ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो आंसर होगा वो कश्मीर के इतिहास होगा, यानी जो कलहन का जो पुस्तक है राजतरंगिणी, वो किस विषय पर लिखी गई है मेरे भाई? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। एकदम से इसको क्या कीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आगे, और देखो कभी भी फ्लैट पढ़ाई करने का प्रयास मत कीजिए, थोड़ा सा किताब और थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, किताब से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और हमारा ये जो एमसीक्यू लाने का एक तात्पर्य ये भी है कि आपको डिटेल से बताएं ताकि आपको पढ़ने का आइडिया हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। ग्लोब पर समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट, आइसोनिफ, आइसोनेफ, आइसोबार। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? ग्लोब पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट, आइसोनेफ, आइसोनेफ, आइसोबार। क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइसोहाइट होगा। क्या होगा? आइसोहाइट। और ग्लोब पर समदाब रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षाओं में क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? इनमें से कौन सा अम्ल नहीं है ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए HCOOH, CH3COOH, C6H5COOH, KOH। क्या होगा बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा KOH नहीं होगा, क्योंकि KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये अम्ल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये जो अम्ल है दोस्तों, ये जो अम्ल है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और जो आपको पता है फॉर्मिक एसिड को हम लोग मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है, लाल चींटियों के डंक में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आप देख रहे हो CH3COOH, ये कौन सा अम्ल हो गया? तो याद रखिएगा ये हो गया एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बॉस? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो है आपको पता है कि किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो सिरका में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसमें पाया जाता है? सिरका में, जिसको विनेगर कहते हो आप। और C6H5COOH जो है सर, इसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहते हैं?
बेंजोइक अम्ल। बाबू ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और घास उसमें ये बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज क्या है, बहुत एक इसका इंपॉर्टेंट यूज है खाना को सुरक्षित रखने में या प्रिजर्व करने में, खाद्य पदार्थों को याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में या संरक्षित रखने में इसका प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे आते हैं कि ओमेगा 6 क्या है। उच्च बसीय अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा उच्च बसीय अम्ल होगा। आपको पता है सर कि जो ओमेगा 6 होते हैं ना, ये हाई फैटी एसिड होते हैं, और ये हमारे जो व्यक्ति जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, उनको ये जो है एक एनर्जी के रूप में, विकल्प के रूप में दिया जाता है, इससे लॉस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछेगा कि ओमेगा 6 क्या है तो उच्च बसीय अम्ल, ये सचिवालय सहायक में प्रश्न भी आया हुआ है। और याद रखिएगा ये जो है दोस्तों, ये अलसी में खूब मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 6 जो है अलसी में खूब मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि ओमेगा 6 किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अलसी में, और ये सभी दिमाग में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस बीमारी में याद रखिएगा द्विफोकसी यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि है ये। ठीक है, जरा दृष्टि दोष है ये, जरा दृष्टि दोष काफी इंपॉर्टेंट है, जरा दृष्टि दोष। और ये दृष्टि वैषम्य। ठीक है, दृष्टि वैषम्य। इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें जो आंसर होगा याद रख लेना सर, द्विफोक्सी लेंस। तो ये होगा सी, जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ आपको बात बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, मगर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और ये मान लो सर जी ये चश्मा है, एकदम टूटा फूटी चश्मा है, समझ लेना है। तो जो भी आपको जो निकट दृष्टि दोष होते हैं ना, इसको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसको दूर करने के लिए। और अवतल लेंस जो लगाया जाता है ना मेरे भाई, ये ऊपर में लगाया जाता है, ऊपर में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यह है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना बाबू, आप लोग पता भी होगा, आप लोग बहुत मेहनती हो। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, बट नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं बाबू, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है ना छोटे भाई लोग, तो वो नीचे में लगाया जाता है। याद रखिए कहां लगाया जाएगा, नीचे में। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि ये जरा दृष्टि दोषवा क्या होता है भैया, तो याद रखिएगा जो जरा मतलब होता है बुढ़ापा। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ना, वैसे वैसे ये दोष जो है नेचुरली आएगा, इससे जल्दी बच नहीं पाओगे, इसलिए खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू कि इसमें ना निकट का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है, गोलमाल 3 हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो चश्मा लगाया जाएगा, ऐसी स्थिति में कौन सा लेंस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। आपको पता है सर कि इसमें नजदीक का भी नहीं दिखाई देता है, दूर का भी नहीं दिखाई देता है। तो याद रखिएगा इसमें दूदू को ऊपर में द्विफोकसी, एक ऊपर में मतलब दूर मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और एक नीचे में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है, बाइफोकल लेंस कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। और लास्ट है सर दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। और इस बीमारी को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें प्रॉब्लम यह होता है
किस में? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में हम अंतर ही नहीं कर पाते हैं। हम क्षैतिज को ऊर्ध्वाधर समझ जाते हैं और ऊर्ध्वाधर को मतलब क्षैतिज समझ जाते हैं, पूरा गोलमाल 4, याद रखिएगा। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चारों बातों को एकदम दिमाग में रख लेना है मेरे भाई। चलिए आगे आते हैं। तो निकट दृष्टि दोष औतर लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तर लेंस, जरा दृष्टि दोष निकट और दूर दोनों गायब। तो याद रखिएगा द्विफोक्सी लेंस, दृष्टि वैषम्य मतलब खड़ी और क्षैतिज सभी वस्तुओं का अंतर करने में प्रॉब्लम होता है। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और मेरे भाई, एक होते हैं वर्णधनता, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और याद रखिएगा दोस्त, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, याद रखिएगा इसमें इसका कोई इलाज नहीं है। यानी कि इसमें क्या होता है कि लाल और हरा में आप कोई जो है आप इसमें अंतर ही नहीं कर पाओगे कि कौन लाल है। लाल को आप हरा समझ जाओगे, हरा को लाल समझ जाओगे। तो जो रेलवे के जो स्टाफ होते हैं जिनको ये कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, इन लोगों को प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा। और इस बीमारी का पता जो है, याद रखिएगा किसने लगाया था? तो एक हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसलिए याद रखिएगा। और वर्णधनता को हम लोग डाल्टनिज्म भी कहते हैं, डाल्टनिज्म, क्योंकि डाल्टन नामक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे उनको भी कलर ब्लाइंडनेस हुआ था, इसीलिए इस बीमारी को डाल्टनिज्म बीमारी भी कहते हैं मेरे भाई। तो याद रखिएगा, एक साथ आपको इकट्ठा हम लाने का प्रयास किए हम लोग, ताकि आपको किसी तरह कंफ्यूजन ना हो। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो बीच बीच में यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला क्या होगा? बुलंद होगा, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। चलिए आइए आगे आते हैं। निम्न से कौन सा एक खाद्य संरक्षक यानी फूड प्रिजर्व करने का काम करता है? संरक्षक मतलब कि खाना को जो है मतलब खराब होने से बचाता है। तो बताइए निम्न से कौन सा एक खाद्य संरक्षक है? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड, सभी। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा। लेकिन दरोगा वाले जो क्वेश्चन जो सेट किए थे इतना आसान नहीं सेट किए थे, वो सीधा जो है थोड़ा टफ बनाए थे। बताएंगे कैसे टफ बनाए थे? इसका क्या आंसर होगा? इसमें सभी आंसर होगा। ये सभी खाना को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास मतलब काम करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खास, अभी तक हम लोग जानते थे कि खाना को सुरक्षित करने में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जान लो मेरे भाई, एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और साइट्रिक एसिड ये सभी वो रसायन हैं जो खाना को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, याद रखिएगा। और ये सब सुरक्षित रखते भी हैं। तो एक से काम नहीं चलेगा, आप सोडियम बाइसल्फाइड को भी याद रखिएगा, और इसको सोडियम मेटा बाइसल्फाइड भी करके पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिएगा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, तो काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये सब परीक्षाओं के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चारों का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कहता है कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कैरियोलॉजी, जेनेटिक्स क्या कहते हैं? है बहुत सिंपल, लेकिन बताइए इसका जो आंसर होगा कैरियोलॉजी। आपको पता है एक स्टूडेंट था मेरा, उसका जो है आपको एएलपी में हुआ असिस्टेंट लोको पायलट में, तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, और ये 4-5 क्वेश्चन उसको जो हार्ड वाला पकड़ा गया था तो उसका हो गया, और बहुत लकली हुआ। तो याद रखिएगा, आपको ये सब याद करके जाना होगा परीक्षा में, ठीक है, ठीक है। तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हो? कैरियोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं सर? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं?
साइटोलॉजी, ठीक है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी और वंशागति के अध्ययन को याद रखिएगा वंशागति या जीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा जेनेटिक्स। ये सब याद रखिएगा मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए, निम्न में से किसमें 70S, ये राइबोसोम है, निम्न में से किसमें जो है 70S राइबोसोम, 70S जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो आप क्वेश्चन देख रहे हो दरोगा में, प्रीवियस ईयर आप निकाल के देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी सेक्शंस में, ठीक है। और खासकर सेल को हम लोग अच्छा से पढ़ना होगा। जब हम लोग साइंस का जल्दी शुरू करने वाले हैं तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वर्क चल रहा है, अभी नया चैनल है, बहुत सारे चीजों को हम लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने हम लोग पेश करेंगे, ठीक है। तो निम्न में से किसमें 70S राइबोसोम्स किसमें नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक। यानी कि बताना है कि किसमें 70S राइबोसोम नहीं पाया जाता है सर, एकदम बताइए। काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसमें जो होगा नहीं पाया जाता है सर जी, तो केंद्रक। आपको पता है कि 70S का क्या मतलब हुआ? एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? तो याद रखिएगा जो एस है उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री कांस्टेंट, ठीक है, अवसादन गुणांक, ये कांस्टेंट होते हैं। देखिए, जिस जीव में, जैसे आपको पता है 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक होती है सर जी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो जिसमें जैसे कि मान लो कि वैसे जीव जंतु जिसमें जो है कोशिका बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक। जैसे और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, केंद्रक भी काफी डेवलप होता है, जैसे हम लोग, ठीक है। या जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो, कोशिकांग हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, बहुत सारे चीज होते हैं। तो जिसका केंद्रक बहुत ज्यादा विकसित होता है, जिसका केंद्रक जो होता है बहुत ज्यादा विकसित होता है, उसमें क्या होता है 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। और जिसका केंद्रक कम विकसित होता है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है सर। तो याद रखिएगा यहां पर जो हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो यहां पर तो आपको पता चल ही गया कि 70S राइबोसोम पाए जाएंगे। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होंगे 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरीका से दरोगा में प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। और काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। तो याद रखिए जो केंद्रक होगा, केंद्रक है तो केंद्रक जो है काफी विकसित है, इसीलिए केंद्रक में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा 80S। लेकिन आपको याद रखिएगा एकदम कि 70S राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं 70S। या कम से कम ये भी अगर बात दिमाग में होगा ना, क्वेश्चन को आप पकड़ लोगे, आपको बता रहे हैं। चलिए आगे आइए। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, गामा प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें जो आंसर होगा? इसमें जो आंसर होगा सर गामा प्रोटीन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है बॉस कि रक्त 2 प्रकार के होते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं रक्त कणिका, यानी कि ब्लड कर्पसल्स, ठीक है। और ब्लड कर्पसल्स भी 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और होते हैं प्लेटलेट्स। लेकिन रक्त जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। और रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हम लोग ब्लड में जानेंगे। प्लाज्मा जो है सर, ये जान लो कि प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लाज्मा जो है, मान लो कि हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर कितना होता है? ब्लड होता है। और 5 से 6 लीटर ब्लड का 55% अकेले क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% क्या होता है? रक्त कणिका, यानी कि ब्लड कर्पसल्स। और इस 55% का
90 से 92% क्या होता है, पानी होता है, और बाकी 8% से 10% में क्या होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ये सब होता है। तो याद रखिएगा, मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसी प्लाज्मा के प्रोटीन में 3 प्रकार के प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एक तो हो गया फाइब्रिनोजन, एक हो गया क्या, फाइब्रिनोजन, और एक हो इसी के साथ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में, जो रक्त के प्लाज्मा में जो ये जो प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। यानी ब्लड आपका कहीं से बाहर निकलने लगा तो ये जाकर वहां क्लॉट करके ब्लड को जाने से रोक देते हैं। और याद रखिएगा, एक होते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में खनिज का संतुलन करने का काम करते हैं, खनिज का संतुलन करते हैं। जैसे आप कुछ भी खाते हो, मिनरल्स, मान लो कि कोई भी चीज खाए, तो आपको जहां, जैसे आप मान लो कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम खाए, तो ये जो एल्बुमिन जो प्रोटीन है, ये आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां उसकी जरूरत है। तो इसीलिए लोग बोलता है कि अंडा खाओ, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। ये क्या करता है कि जो भी आपको शरीर में खनिज का जहां जरूरत है, वहां पर ये उसको पहुंचाने का काम करता है। अंडा खाने से आदमी मोटा नहीं होता, लेकिन इसका काम क्या है कि सही चीजों को सही जगह तक पहुंचा देना। और तीसरा जो प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इसमें से होते, ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो गामा प्रोटीन है ना सर, ये सबसे ज्यादा, यानी कि ये क्या कहता है, रक्त में पाए जाने कौन सा प्रोटीन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो याद रखिए, ग्लोब्यूलिन का जो गामा प्रोटीन है, ये जो क्या करता है, आपको शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। एकदम से दिमाग में रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में किस राज्य में द्विसदनीय है, ये द्विसदनीय विधायिका नहीं है। द्विसदन कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपको पता है कि जो है विधानमंडल जो है, बहुत सारे राज्यों में विधानमंडल, और विधानमंडल 2 प्रकार के हो, 2 भाग होते हैं उसका, एक होते हैं विधानसभा और एक होते हैं विधान परिषद। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यानी कि वैसे राज्य को बताना है जहां पर विधानसभा तो है बट विधान परिषद नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्या होगा, तो याद रखिएगा इसमें मध्य प्रदेश होगा। टोटल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो याद रखिएगा, एक तो अपना बिहार, ठीक है सर, दूसरा है यूपी, ठीक है, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश, और जो छठा है तेलंगाना। यानी कि यही मात्र 6 राज्य हैं सर जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अच्छा, विधानमंडल की संरचना का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 168 में विधानमंडल के बारे में चर्चा है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया है, ये कह रहा है कि इसको अगर हम लोग कहा जाए कि संविधान, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल में, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। राष्ट्रपति पर, टाइपिंग एरर हो गया है, सॉरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है, ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है,
यानी कि आपको ये बताना है बाबू कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71 और ए और बी, इसमें क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग का मैक्सिमम मेरे ख्याल से आंसर बी जा रहा होगा, लेकिन सर याद रखिएगा ए और बी दोनों है, यानी कि 56 भी है और 61 भी है। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। तो सिर्फ महाभियोग का वर्णन पूछेगा तो आपका जो है 56 और 61 दोनों होगा, लेकिन जब पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, तब क्या मारिएगा सर? महाभियोग प्रक्रिया अगर पूछेगा तब क्या मारिएगा? अनुच्छेद 61। लेकिन सिर्फ महाभियोग पूछेगा तो क्या मारना है? याद रखिएगा 56 और 61 दोनों। क्यों दोस्तों? क्योंकि 56 आर्टिकल में क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये जो 56 यानी 56 आर्टिकल में ये कहा गया है मेरे भाई कि राष्ट्रपति, याद तो जैसे राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर 5 वर्ष के पहले अगर राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण का आरोप लग जाता है तो राष्ट्रपति पर क्या हो जाते हैं? महाभियोग प्रक्रिया के से 5 साल से पहले भी हटा दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 56 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके 5 साल से पहले महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये कहा गया है। और जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी महाभियोग की प्रक्रिया, वो किसमें कहा गया है? 61 में कहा गया है। तो याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रक्रिया है, ये भी आप इसको भी याद रखिएगा कैसे है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रक्रिया जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है, इसमें क्या कहा गया है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ध्यानपूर्वक समझना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। यह प्रक्रिया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां शुरू हो सकती है? लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन में। तो क्या लगाइएगा बॉस? संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, याद रखिएगा। और लेकिन इसके लिए क्या होगा कि मान लो कि यदि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है या राज्यसभा में, कहीं भी हो सकती है, तो मान लीजिए कि यदि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो याद रखिएगा इस प्रस्ताव पर, यानी कि महाभियोग वाले प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 सदस्यों का क्या चाहिए? आपको उस पर हस्ताक्षर चाहिए कि हाँ भैया कि इस राष्ट्रपति के खिलाफ जो आप प्रस्ताव ला रहे हो आप सही ला रहे हो। ऐसे ही नहीं भाई, देश के महामहिम हैं, उनको हटाने के लिए इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। तो किसी भी आप सदन में ला रहे हो तो उस प्रस्ताव पर कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए कि हाँ ठीक है आप ला रहे हो, ठीक कर रहे हो। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने के 14 दिन पहले, इस प्रस्ताव को लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। ये सचिवालय में आया था 1/4 वाला, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जब भी आप लाओगे उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना करना होगा कि भैया हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राष्ट्रपति को भी अपने बचाव में कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। मान लो गलत तरीके से उसको फंसा कर हटाया जा रहा हो तब तो अपनी बातें नहीं रखेगा, लोकतंत्र है सर, याद रखिएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा में, याद रखिएगा, लोकसभा में यदि कुल बहुमत का, यानी लोकसभा में मान लो कि टोटल 543 सीट है तो 543 का 2/3, 543 का यदि 2/3 सदस्य, यानी कुल सदस्य का 2/3 इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नहीं राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो याद रखिएगा फिर ये जाएगा राज्यसभा में, ये जाएगा फिर कहां? राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों से वो पारित होगा, वो ही बोलेंगे ठीक है ये प्रक्रिया ठीक है, इनको हटाया सही जा रहा है। तब राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। यही क्या होती है? आपकी महाभियोग प्रक्रिया।
और दरोगा में क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो क्या मारिएगा सर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि न्याय देने का काम तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि संसद ही न्याय दे रही है, इसीलिए अर्ध न्याय है, पूरा न्याय नहीं है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है सर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति पर केवल महाभियोग का बात करें तो 56 और 61, और महाभियोग प्रक्रिया का बात करें अनुच्छेद 61, और महाभियोग प्रक्रिया मतलब ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित अवधि क्या है, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, क्या होगा? इसका आंसर होगा सर 30 दिन। यानी कि आपको पता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए या कुछ ऐसा लगे कि इनके निर्वाचन में कुछ गड़बड़ियां हुई है, तो हम आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हुए हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन कितना दिन के अंदर कर देंगे, 30 दिनों के भीतर। ये नहीं कि 1 महीने के बाद सुतल है, 2 महीने के बाद जाके क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भैया चुनाव में गड़बड़ी हुआ। नहीं, जिस समय चुनाव हुआ है उसके 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना किसको देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट को। चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद को हल करने की शक्ति किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये किस आर्टिकल के तहत है, 71 के तहत है। यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद सुप्रीम कोर्ट हल करेगा। कौन सा आर्टिकल के तहत, 71 के तहत। ध्यान में रखिएगा सर ऐसे क्वेश्चन को, ये 30 दिन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन, ये अधिवेशन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या पिता कहा गया? 1911, 1912, 1907, 1906, क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो आंसर होगा 1912 होगा। यानी कि 1912 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सर, ये कहां हुआ था? बांकीपुर पटना में, हमारे बांकीपुर क्लब पटना में हुआ था। और यहीं पर एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या पिता मान लिया गया, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक भी हालांकि एओ ह्यूम थे, लेकिन कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 में कांग्रेस के सभी लोगों ने यह स्वीकार कर लिया। अच्छा, 1911 में जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था 1911 में। और ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहां हुआ था? कोलकाता में। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था, 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पंडित बिशन नारायण धर, और इसके अध्यक्षा कौन किए थे? 1911 वाला का तो पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। और बांकीपुर पटना में जो अध्यक्ष जो हुआ था, याद रखिएगा इसका थे मुघोलकर साहब। कौन थे? मुघोलकर साहब। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। कौन किए थे? रास बिहारी घोष। और यही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। काफी इंपॉर्टेंट है। और 1906 में ये हुआ था अधिवेशन सूरत में, ये 1906 वाला अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। और यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द को कांग्रेस के मंच से मांग किया था। पटना में, बिहार में कांग्रेस की 2 अधिवेशन हुए हैं, एक 1912 में बांकीपुर पटना में, और याद रखिएगा एक हुए हैं 1922 में गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे सर? तो इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। बिहार के एग्जामों के लिए ये काफी पसंदीदा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे है 22, निम्न पत्र पत्रिकाओं में क्या सुमेलित नहीं है? कॉमरेड और हमदर्द, ये मोहम्मद अली है, ये ठीक है, मोहम्मद अली। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष है, ये शिशिर कुमार घोष।
और मोतीलाल घोष, याद रखिएगा। और अल हिलाल मोहम्मद अली जिन्ना, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर सुमेलित नहीं है। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, याद रखिएगा। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, एकदम सही है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये भी सही है। अल हिलाल जो था सर, अल हिलाल, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, अल हिलाल के थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये सचिवालय सहायक में आया था, इंडिया विंस फ्रीडम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी है ये। और इनकी एक और पत्रिका थी रस गुप्तार, रस्त गुप्तार, ये भी काफी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 23 दशवंत, ये बसावन है। दशवंत और बसावन नामक चित्रकार किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर, क्या होगा? धड़ बताइए। इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? अकबर, यानी अकबर के दरबार में रहते थे। दोस्तों याद रखिए, एक बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर के दरबार में दो चित्रकार रहते थे, एक का नाम था मंसूर जो सबसे, और एक का नाम था अबुल हसन, याद रखिएगा, एक का नाम था अबुल हसन। तो याद रखिएगा मंसूर को जहांगीर ने कौन सा उपाधि दिया था? तो नादिर उल अस्र, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। तो याद रखिएगा, जो मंसूर था उसको जहांगीर ने नादिर उल अस्र का उपाधि दिया था, और अबुल हसन को दिया था नादिर उल जमा। कौन उपाधि दिया था? नादिर उल जमा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और जो जहांगीर का जो काल था मुगल काल, वो चित्रकला का स्वर्ण काल था, यानी चित्रकला का बहुत विकास हुआ था, आगे याद रखिएगा। चलिए, प्रथम दिल्ली दरबार किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लिटन, रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा लिटन। याद रखिएगा, 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। पहला जो दिल्ली दरबार हुआ है 1877 में हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। और याद रखिएगा, जो दूसरा दिल्ली दरबार हुआ है, दिल्ली दरबार सर, ये कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1903 में करजन के समय। और जो तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ है, ये हुआ है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक है। और ये कब हुआ है? 1911। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्त, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको पता ही है। और लिटन ने क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी भारत में जो प्रेस था उसको दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लिटन। और रिपन ने क्या कर दिया? इस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगर पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कौन? लिटन। और समाप्त कौन किया? रिपन। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में क्या हुआ दोस्तों? ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या हुआ था कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध। और जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। और पूछेगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ मालिक? तो क्या मारिएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और कब से कब हुआ? 1814 से 16। और जैसे ही 16 में समाप्त हुआ, एक संधि होता है सुगौली की संधि, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के तहत हुआ? तो सुगौली की संधि के तहत। सुगौली की संधि कब हुआ भाई साहब? तो 1816 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। और लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, याद रखिएगा, ये हुआ 1824 से लेकर 1826 में। और याद रखिएगा 26 में
1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म होता है और कौन सा संधि होता है सर? यांडबुक की संधि। कौन संधि? यांडबुक की संधि। तो याद रखिएगा दरोगा के एग्जाम के लिए युद्ध और संधियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लॉर्ड हेमर्स्ट के काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 और ये कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? यांडबुक की संधि कब हो रहा है? 1826। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और 1816 में कौन सी संधि होती है? सुगौली की संधि। एकदम से याद रखिएगा मेरे भाई। और ये तीनों दिल्ली दरबार याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो बीच बीच में शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्त, काफी हम लोग को अच्छा लगेगा। आगे जो है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 22 मई, 16 सितंबर, 2 फरवरी, 4 फरवरी, क्या होगा इसका जो आंसर होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा 22 मई। क्या होगा? 22 मई। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं सर? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 16 सितंबर। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं गुरुजी? याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, इसको याद है। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं सर? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस। और विश्व कैंसर दिवस 2023 का क्या थीम है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ठीक है। अगर पूछेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है 2023 में, इसका क्या थीम है? तो याद रखिएगा रिस्टोर वेटलैंड। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग 25 एमसीक्यू का सीरीज आज समाप्त कर रहे हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। टेक केयर, गुड नाइट।